हिंदी निबंध हम कर रहे थे कविता क्या है। हमने उसके जो भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ रहे, कविता में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो लास्ट हमने पढ़ा था मनुष्यता की उच्च भूमि। कविता से मनुष्यता की उच्च भूमि प्राप्त हो सकती है। अब नेक्स्ट इससे आगे है भावना या कल्पना। ये भी कर लिया हमने, भावना या कल्पना भी कर लिया था, ठीक है। अब इसके आगे है मनोरंजन। कविता का उद्देश्य मनोरंजन ही नहीं वरन कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उसके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापित करना है। अब कविता केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं होती। कविता का जो लक्ष्य होता है वो ये होता है उसके मार्मिक पक्ष, जगत के जो मार्मिक पक्ष को उजागर करके उसको मनुष्य के हृदय तक पहुंचाना, मनुष्य के हृदय में तालमेल बैठाना उन मार्मिक तथ्यों का। ये कविता का उद्देश्य, अंतिम उद्देश्य होता है। मनोरंजन तो होता ही है कविता से। कविता पढ़ते समय मनोरंजन अवश्य होता है, पर उसके उपरांत कुछ और भी होता है, और सब कुछ है। मतलब मनोरंजन के साथ साथ हमें सीख मिलती है, हमें प्रेरणा मिलती है, हमें दूसरों के दर्द का एहसास होता है, हमें प्रकृति के बारे में पता चलता है। बहुत सारी चीजें होती है कविता के अंदर मनोरंजन के अलावा। मनोरंजन वह शक्ति है जिससे कविता अपना प्रभाव जमाने के लिए मनुष्य की चित्त वृत्ति को स्थिर किए रहती है, इसे इधर उधर जाने नहीं चाहिए। मनोरंजन जरूरी क्यों है? अगर एंटरटेनमेंट होगा तभी हम उसको इंटरेस्ट से देखेंगे, सुनेंगे। इंटरेस्ट से जब हम सुनेंगे तभी हमें सारी चीज़ों का पता चलेगा। लेकिन अगर उसके अंदर एंटरटेनमेंट नहीं होगा, बोरिंग होगी, तो कोई उसको पूरा सुनेगा ही नहीं, ठीक है। कविता अपनी मनोरंजन शक्ति द्वारा पढ़ने या सुनने वाले का चित्त रमाए रखती है, मतलब उसका जो रोमांच है वो बना के रखती है। जीवन पट पर उक्त कर्मों की सुंदरता या विस्पता अंकित करके हृदय के मर्म स्थलों को स्पर्श करती है। तो एंटरटेन करने के साथ साथ उसके मर्म स्थल, उसके हृदय तक पहुंचती है, उसके भावों को जगाती है, मनुष्य के भावों को। मनुष्य के कर्मों में जिस प्रकार दिव्य सौंदर्य और माधुर्य होता है, उसी प्रकार कुछ कर्मों में भीषण कुशलता और बद्दापन भी होता है। मनुष्य दो तरीके काम करता है, अच्छे काम भी करता है, बुरे काम भी करता है। जो कुछ काम ऐसे करता है जिससे उसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा होती है, बहुत अच्छे काम करता है, लोगों का दिल उससे खुश होता है, और कुछ ऐसे काम भी करता है जिससे दूसरे लोग दुखी होते हैं। और इस सौंदर्य या कुरूपता का साम्य प्रत्यक्षीकरण कविता ही कर सकती है। यूरोपीय समीक्षकों ने काव्य का चरम लक्ष्य आनंद को ठहराया है। अब जो यूरोपीय समीक्षक है वो ये कहते हैं कविता का जो मुख्य लक्ष्य है वो आनंद प्रदान करना है। आनंद, कविता जो गाई जाती है, बोली जाती है, वो आनंद के लिए, ठीक है। मन को अनुरंजित करना, उसे सुख या आनंद पहुंचाना ही यदि कविता का अंतिम लक्ष्य माना जाए तो कविता केवल विलास की एक सामग्री हुई। मतलब उससे हम कुछ सामाजिक उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वो क्या है, एक विलास की एक सामग्री के समान रह जाएगी। खेद के साथ कहना पड़ता है कि बहुत दिनों से बहुत से लोग कविता को विलास की सामग्री समझते आ रहे हैं। हिंदी के रीति काल के कवि तो मानो राजा महाराजाओं को काम वासना उत्तेजित करने के लिए रखे जाते थे। तो जो रीति काल था उसके अंदर ऐसे ही कवि होते जो अपने राजा महाराजाओं की प्रशंसा करते थे, उनको श्रृंगार रस की कविताएं सुनाते थे। मतलब वो उनके सिर्फ वासना को शांत करने का एक साधन बन गया था कविता जो था। तो ये था मनोरंजन। मनोरंजन के बाद सौंदर्य। सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है। यूरोपीय कला समीक्षा की एक बड़ी ऊंची उड़ान और बड़ी दूर की कौड़ी समझी गई है। सौंदर्य मनुष्य के मन के अंदर होता है। वो चाहे तो एक सूखे पेड़ के अंदर भी सुंदरता ढूंढ सकता है, और अगर उसके मन के अंदर सुंदरता नहीं है तो उसे एक हरा भरा पेड़ भी बेकार नजर आएगा, ठीक है। पर वास्तव में ये भाषा के गड़बड़ झाले के सिवा और कुछ नहीं है, ठीक है। सौंदर्य ऐसा कुछ है नहीं है। जैसे वीर कर्म से वीरत्व कोई पदार्थ नहीं, वीरत्व क्या है, एक वीर पुरुष का कार्य है, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं है। एक सुंदर वस्तु, किसी वस्तु के अंदर सुंदरता है, सुंदरता अलग से कोई चीज नहीं है। जिस वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से तदाकार परिणति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह वस्तु हमारे लिए सुंदर कही जाएगी। भीतर बाहर का भेद व्यर्थ है, जो भीतर है वही बाहर है। मनुष्यता की सामान्य भूमि पर पहुंची हुई संसार की सब सभ्य जातियों में सौंदर्य के समान आदर्श प्रतिष्ठित है। सौंदर्य के सामान्य आदर्श प्रतिष्ठित है, मतलब लोग सौंदर्य को बहुत कम जानते हैं, बहुत कम तरीके से जानते हैं। भेद अधिकार अनुभूति है, भेद अधिकार अनुभूति की मात्रा में माना जाता है। जिस सौंदर्य की भावना में मग्न होकर मनुष्य अपनी पृथक सत्ता की प्रतीति का विसर्जन करता है वह अवश्य एक दिव्य विभूति है। मतलब जिस सौंदर्य से प्रेरित होकर वो सब कुछ अपना छोड़ दे तो वो एक दिव्य विभूति है। भक्त लोग अपनी उपासना या ध्यान में इसी विभूति का अवलंबन करते हैं। भक्त क्या होता है, ईश्वर के सौंदर्य में इस प्रकार रम जाता है कि वो अपना सब कुछ छोड़ देता है, घर बार सब छोड़ देता है, ठीक है। कविता केवल वस्तुओं के रूप रंग की छटा नहीं दिखाती, प्रत्युत कर्म और मनोवृत्ति के सौंदर्य के भी अत्यंत मार्मिक दृश्य सामने रखती है। कविता में खाली बाहरी सौंदर्य का वर्णन नहीं होता, इंसान के अंदर के सौंदर्य का वर्णन भी होता है कि किस प्रकार सोचता है, उसका हृदय कैसा है, उन चीजों का भी कविता में एक्सप्लेनेशन दिया जाता है।
जिस प्रकार वह शव को नोचते हुए कुत्ते और श्रृगालों के विभत्स व्यापार की झलक दिखाती है, उसी प्रकार क्रूरों की हिंसा वृत्ति और दुष्टों की ईर्ष्या आदि की कुरूपता से भी शुद्ध करती है। मतलब जो दुष्ट व्यक्ति है वह इतने बुरे काम करता है कि उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, उससे कुरूप कुछ नहीं हो सकता। इस कुरूपता का स्थान सौंदर्य की पूर्ण और स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए ही समझना चाहिए। जिन मनोवृत्तियों का अधिकतर बुरा रूप इस संसार में देखा करते हैं, मतलब कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी मनोवृत्ति इतनी बुरी होती है कि वो लोगों के बारे में सोच ही नहीं सकते, उसका भी सुंदर रूप कविता ढूंढ कर दिखा देती है, उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा निकाल देती है कविता जो होती है। जो कविता रमणी के रूप माधुर्य से हमें तृप्त करती है, वही उसकी अंतर्वृत्ति की सुंदरता का आभास देकर हमें मुग्ध करती है। मतलब कविता से क्या होता है, एक रूपवती स्त्री का सौंदर्य वर्णन करके किसी को भी अच्छा महसूस करा सकती है, वहीं उसके आंतरिक गुणों का वर्णन करके उन्हें सुंदरता का और अधिक आभास देकर उन्हें मुग्ध भी कर सकती है। ठीक है, मतलब बाहरी सुंदरता देखकर कोई अट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन भीतरी सुंदरता देखकर वो किसी से प्यार कर सकता है। ठीक है, काव्य के दो पक्ष है, सुंदर और कुरूप। जिसे धार्मिक शुभ या मंगल कहता है, कवि उसके सौंदर्य पक्ष पर आप ही मुग्ध रहता है। मतलब दो ही पक्ष होते हैं, एक सुंदर होता है, एक कुरूप होता है। जो उसका सुंदर पक्ष है उस पर कवि खुद ही मुग्ध रहता है और दूसरों को भी मुग्ध करता है। जिसे धर्मज्ञ अपनी दृष्टि के अनुसार शुभ या मंगल समझता है, उसी को कवि अपनी दृष्टि के अनुसार सुंदर कहता है। जो धार्मिक के अनुसार जो शुभ है, मंगल है, वही कवि के लिए क्या है, सुंदर है। कवि की दृष्टि तो सौंदर्य की ओर जाती है, चाहे वह जहां हो, वस्तुओं के रूप रंग में अथवा मनुष्य के मन वचन और कर्म में उत्कर्ष साधन के लिए, प्रभाव की वृद्धि के लिए कवि लोग कई प्रकार के सौंदर्य का मेल भी किया करते हैं। तो ये था सौंदर्य। कविता के अंदर सौंदर्य का भी पार्ट होता है। फिर आता है चमत्कारवाद। कविता चमत्कार भी पैदा करती है। कविता से लोगों के मन जग जाते हैं, सोए हुआ इंसान उठ जाता है। चमत्कार मनोरंजन की सामग्री है, इसमें संदेह नहीं। इससे वो लोग मनोरंजन को ही काव्य का लक्ष्य समझते हैं। वे यदि कविता में चमत्कार ही ढूंढा करे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। कुछ लोग कविता इसीलिए सोचते हैं कि अब इसमें क्या होगा, क्या नई चीज होगी, परंतु जो लोग इसे ऊंचा और गंभीर लक्ष्य समझते हैं वे चमत्कार मात्र को काव्य नहीं मान सकते। कविता इससे कहीं बढ़कर है। चमत्कार से अभिप्राय यहाँ प्रस्तुत वस्तु के अद्भुतत्व या वैलक्षण्य से नहीं, जो अद्भुत रस के अवलंबन में होता है। चमत्कार से तात्पर्य उक्ति के चमत्कार से, मतलब उसको एक्सप्लेन तरीका है। चमत्कार क्या, उसको एक्सप्लेन करने का तरीका है वही चीज जिसके अंतर्गत वर्ण विन्यास की विशेषता, जैसे अनुप्रास में शब्दों की क्रीड़ा होती है, एक ही वर्ड बार बार यूज होता है। ठीक है, उससे क्या होता है, कविता सुंदर दिखने लगती है। जैसे श्लेष यमक में वाक्य की वक्रता या वचन भंगी, जैसे विरोधाभास और असंगति अलंकार, तथा प्रस्तुत वस्तुओं का अद्भुतत्व अथवा प्रस्तुत वस्तुओं के साथ उनके सादृश्य संबंध की अनहोनी या दुरास्त कल्पना, जैसे उत्प्रेक्षा अतिशयोक्ति इत्यादि बातें आती है। मतलब चमत्कार पैदा कर देना, किसी भी बात से उसको एक्सप्लेन करने के तरीके से चमत्कार पैदा कर देना ही चमत्कार है। जैसे अतिशयोक्ति अलंकार का एग्जाम्पल है, जब तक राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेप तक था उस पार। मतलब राणा सोच रहे थे, तो नाला पार कर गया, तो एक चमत्कार ही हुआ। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। मतलब एक पूंछ से पूरी लंका जला डाली, लेकिन पूंछ का एक बाल तक नहीं जला। ये चमत्कार ही है। तो ये भाषा का चमत्कार है। चमत्कार का प्रयोग भावुक कवि भी करते हैं, पर किसी भाव की अनुभूति को तीव्र करने के लिए, जोश जगाने के लिए कवि इन शब्दों का इस्तेमाल किया करते हैं। किसी उक्ति की तह में उसके प्रवर्तक के रूप में यदि कोई भाव या मार्मिक अंतर्वृत्ति छिपी है, तो चाहे वैचित्र्य हो या ना हो, काव्य की सरलता बराबर पाई जाएगी। पर यदि कोरा वैचित्र्य चमत्कार ही चमत्कार हो, तो थोड़ी देर के लिए कुछ कौतूहल या मन बहलाव भाव चाहे हो जाए, पर काव्य को लीन करने वाली सरसता नहीं पाई जाएगी। लेकिन खाली ऐसे ही वर्डों का इस्तेमाल करते चले जाए तो वो थोड़ी देर बाद वो नीरस हो जाएगी, उसमें कोई चमत्कार रह नहीं जाएगा। केवल कुतूहल तो बाल वृत्ति है। कुतूहल एक्साइटमेंट क्या है, बच्चों की सोच है, बच्चे एक्साइटेड हुआ करते हैं। कविता सुनना और तमाशा देखना एक ही बात नहीं है। तमाशा लोग एंटरटेनमेंट के देखते, कविता किसी का लक्ष्य से सुनी जाती है। यदि सब प्रकार की कविता केवल आश्चर्य या कुतूहल का ही संचार माने, तब तो अलग अलग स्थायी भावों की रस रूप में अनुभूति और भिन्न भिन्न भावों में आश्चर्य के साथ तादम्य का कहीं प्रयोजन ही नहीं रह जाता। कविता जो है खाली एक्साइटमेंट पैदा करने के लिए नहीं, खाली चमत्कार के लिए नहीं सुनी जाती। कविता के और भी बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। ठीक है, जो उक्ति हृदय में कोई भाव जागृत कर दे या उससे प्रस्तुत वस्तु या प्रत्यय की मार्मिक भावना में लीन कर दे, वह तो है काव्य। जो उक्ति कथन के ढंग के अनूठेपन, रचना वैचित्री चमत्कार, कवि के श्रम निपुणता के विचार में प्रवृत्त करे, वह है सूक्ति। ठीक है, तो दो अलग अलग चीजें हैं। काव्य क्या होता है, काव्य का एक उद्देश्य होता है। ठीक है, और लोगों को अपने साथ मिलाकर रखना, उनको बिजी रखना,
ये सूक्ति होती है, ये कवि का टैलेंट होता है। जैसे कुमार विश्वास जी का है, ठीक है, वो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी सुनाते हैं तो लोग सुनते हैं क्योंकि वो इस तरीके से सुनाते हैं, उनका तरीका अलग है, ठीक है। उक्ति के ही द्वारा हृदय पर जो प्रभाव पड़ता है, उसके मन को स्पर्श करता है, वह उक्ति के लिए आवश्यक नहीं कि वह सदा विचित्र, अद्भुत या लोकोत्तर हो। जहाँ उक्ति में अनूठापन अधिक मात्रा में होने पर उसी की तह में रहने वाला भाव आच्छन्न हो जाता है, वह भी काव्य माना जाएगा। अर्थात उक्ति ही काव्य होती है। उक्ति का मतलब होता है जो हमारे मन में चीजें हैं, जो ज्ञान हमारे पास है वही ज्ञान किसी और को ट्रांसफर करना है, मतलब किसी के अंदर चेतना उत्पन्न करनी है, तो वो काव्य कहलाएगी। उक्ति में एक पूरी बीच कल्पना है। उक्ति में क्या होता है, कल्पना होती है। मजमून की पूरी बंदिश, पूरा चमत्कार या अनूठापन है, पर इस पर चमत्कार के बीच में भी विरह वेदना स्पष्ट झलक रही है। उसकी चकाचौंध में अदृश्य नहीं हो गई है, मतलब चमत्कार पैदा कर रहे हैं, लोगों को एक्साइटेड कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो दिखाना चाह रहे हैं विरह वेदना, अगर विरह की कविता विरह वेदना है तो उसको भी वो शो करेगा, उसको तो दबाएगा नहीं कभी। वक्रता काव्य की प्रक्रिया के भीतर रहती है, उसका अनूठापन भाव विधान के बाहर की वस्तु नहीं है। कुंतलजी सालंकृत वक्रता के चमत्कार ही को काव्यत्व मानते थे। कुंतल जी नाम है। यूरोप में भी आजकल क्रोस को प्रभाव से एक प्रकार का वक्रोक्तिवाद, विलायती चपलता और प्रगल्भता में ही, उक्ति के अनूठे स्वरूप में ही बहुत से लोग वहाँ कविता मानने लगे हैं। मतलब यूरोप में क्या मानते हैं, जो चीज़ एक्साइटमेंट दे रही है, जो कवि नए नए वर्डों का इस्तेमाल, अच्छे वर्डों का इस्तेमाल कर रहा है, वही कविता है, उसी को कविता मानने लग गए हैं। ऐसी उक्ति जिससे कुछ वैचित्र्य चमत्कार हो, व्यंजना चाहे जिसकी हो, वक्रोक्तिवादी कहेंगे। मतलब वक्रोक्तिवादी मतलब वो पूर्ण कविता नहीं है, सही कविता नहीं है, परंतु मनोरंजन मात्र काव्य का उद्देश्य ना मानने वाले उनकी इस बात का समर्थन करने में असमर्थ होंगे। जो लोग ये मानते हैं कि कविता केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, तो वो उन लोगों से सहमत नहीं होंगे। वे किसी लक्षणा में उसका प्रयोजन अवश्य ढूंढेंगे। वो कविता, अगर कोई इंसान कविता सुन रहा है तो वो जो कविता को जानता है, जो काव्य जानता है, वो उसमें उसका उद्देश्य ढूंढेगा। कविता के अंदर इस कविता का उद्देश्य क्या है, ये कविता लिखी क्यों गई है, हर कविता का एक उद्देश्य होता है। फिर है कविता की भाषा। कविता में कही गई बात चित्र रूप में हमारे सामने आनी चाहिए। भाषा ऐसी होनी चाहिए जब हम सुन रहे हैं तो वही चित्र हमारे सामने प्रस्तुत हो। भावना को मूर्त रूप में रखने की आवश्यकता, विशेषता यह रहती है कि उसमें जाति संकेत वाले शब्दों की अपेक्षा विशेष रूप, व्यापार सूचक शब्द अधिक रहते हैं। बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिससे किसी एक का नहीं बल्कि बहुत से रूपों या व्यापारों का एक साथ चलता सा अर्थ ग्रहण हो जाता है। अब कविता के अंदर जो वर्ड यूज होते हैं, जो शब्द यूज होते हैं, उनका एक अर्थ नहीं होता, उनके एक से ज्यादा अर्थ होते हैं। तो जो पढ़ा लिखा इंसान है, जो काव्य को समझता है, वो सभी अर्थों को ग्रहण करे, वो सही अर्थ ग्रहण करेगा, काव्य के सही अर्थ को ग्रहण करेगा। वरना कुछ लोग तो उसको गलत वे में ले जाएंगे जिनको उसकी नॉलेज नहीं है, ठीक है। ये मूर्त विधान के प्रयोजन के नहीं होते, इससे ऐसे शब्द कविता के उतने काम के नहीं। ये तत्व निरूपण, शास्त्रीय विचार आदि में ही अधिक उपयोगी होते हैं। मतलब इतने टफ शब्द इसके अंदर नहीं होने चाहिए जिससे कि पंडित ही जानता हो, जिससे कि पढ़ा लिखा इंसान। मतलब कविता किसके लिए होती है, आम जनता के लिए होती है, तो उसके अंदर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए जिसे आम जनता भी सुनकर उसका चित्र अपने मन में प्रस्तुत कर सके, उसको इमेजिन कर पाए, आम जनता भी इमेजिन कर पाए। ऐसे बड़े बड़े शब्दों को इस्तेमाल नहीं करना जिसे एक पंडित ही समझ सकता है या एक बहुत पढ़ा लिखा इंसान ही समझ सकता है, तो वो आम जनता के काम की नहीं रह जाएगी। तो ऐसी कविता की भाषा सरल होनी चाहिए। भविष्य का ज्ञान अत्यंत अद्भुत और रहस्यमय है, जिसके कारण प्राणी आने वाली विपत्ति की कुछ भी भावना ना करके अपनी दशा में मग्न रहता है। अंग्रेज कवि पॉप ने भी भविष्य के अज्ञान का यही मार्मिक चित्र लिया है। मतलब कई लोगों को तो भविष्य के बारे में पता ही नहीं है, वो आज में मस्त हैं, यद्यपि उसने इस अज्ञान को ईश्वर का बड़ा भारी अनुग्रह कहा है। मतलब ये ईश्वर का प्रकोप ही है कि मनुष्य अपने भविष्य के बारे में नहीं सोच रहा है। तीसरी विशेषता कविता की भाषा में वर्ण विन्यास की है। वर्ण विन्यास मतलब शब्दों को अलग अलग करना। काव्य एक बहुत ही व्यापक कला है। जिस प्रकार मूर्त विधान के लिए कविता चित्र विधा की प्रणाली का अनुसरण करती है। मूर्त विधान मतलब किसी चीज को सजीव रूप में देखना, तो उसके लिए क्या होता है, चित्र विधा की प्रणाली। अब क्या होता है, पहले तो कविता में केवल इसमें लिखा हुआ है, लेकिन जो सही कविता होगी उसके साथ साथ चित्र भी होंगे। सही कविता में क्या होंगे, जो अच्छी कविता जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट ज्यादा आएगा, तो उसके साथ साथ चित्र दिए गए होंगे। उसके कोई भी नाटक हो, कविता हो, उसके साथ चित्र होंगे तो वो ज्यादा प्रभावपूर्ण होगी। तो यही विशेषता है उसमें। काव्य एक बहुत ही व्यापक कला है। जिस प्रकार मूर्त विधान के लिए कविता चित्र विधा की प्रणाली का अनुसरण करती है, उसी प्रकार नाद सौष्ठव के लिए वह संगीत का कुछ कुछ सहारा लेती है। नाद सौंदर्य मतलब उसमें कि म्यूजिक आना चाहिए। कोरा पढ़ते चले जाएंगे कोई नहीं सुनेगा, कुछ गा करके कुछ अलग संगीत के वे में सुनेंगे तो लोग सुनेंगे। जैसे कि कुमार विश्वास जी ने क्या किया, उन्होंने बहुत सारी ऐसी कविता गाई जो कभी किसी ने सुनी तक नहीं होगी, किसी ने पढ़ी तक नहीं होगी, लेकिन जब उन्होंने गाई तो सबने सुनी, ठीक है।
नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। जब उसमें म्यूजिक आ जाता है, संगीत आता है, तो उसकी आयु बढ़ जाती है। ताल पत्र, भोजपत्र, कागज आदि का आश्रय छूट जाने पर भी वह बहुत दिनों तक लोगों की जीवा पर नाचती रहती है। जो संगीत के रूप में जो प्रचलित हो गई, वो चाहे किसी पेपर पे हो या ना हो, लेकिन लोगों के मन में रहती है। प्रसन्न चित्त गाने पर गुनगुनाया करते हैं। अतः नाद सौंदर्य का योग भी कविता का पूर्ण स्वरूप खड़ा करने के लिए कुछ ना कुछ आवश्यक होता है। हमें इसे हम बिल्कुल हटा नहीं सकते, मतलब प्रॉपर संगीत भी नहीं बना सकते इसको, तो हम इसको हटा भी नहीं सकते, उसमें जरूरी है ये भी। फिर आते अलंकार। भिन्न भिन्न विधान और कथन के ढंग अलंकार कहलाते हैं। अलग अलग तरीके से जब हम अपनी भाषा को, अपनी चीजों को प्रस्तुत करते हैं, तो वो अलंकार होते हैं। इसके सहारे से कविता अपना प्रभाव बहुत कुछ बढ़ाती है। अर्थात अलंकार साधन है, साध्य नहीं। मतलब हमारा उद्देश्य नहीं है अलंकार इस्तेमाल करना। अलंकार एक साधन है अपनी कविता को फेमस कराना, अपनी कविता को प्रचलित कराना। साधन को भुलाकर इसी को साध्य मान लेने से कविता का रूप कभी कभी इतना विकृत हो जाता है कि वह कविता ही नहीं रह जाती। जब हम जरूरत से ज्यादा अलंकारों का इस्तेमाल कर लेंगे तो क्या होगा, उसका रूप ही विकृत हो जाएगा, वो अपनी ओरिजिनलिटी छोड़ ही देगी। अलंकार का मतलब क्या होता है, आभूषण सुंदर बनाने के लिए क्या होता है। जैसे ही कोई अगर स्त्री अपना ज्यादा ही मेकअप कर ले तो उसका पूरा रूप ही बदल जाता है, ठीक है, वो खुद ही नहीं रहती, ठीक है। उसी प्रकार से अगर भाषा के अंदर भी हम जरूरत से ज्यादा अलंकारों का इस्तेमाल करेंगे तो वो काव्य ही नहीं रह जाएगा, ठीक है। अलंकार चाहे अप्रस्तुत वस्तु योजना के रूप में हो, अप्रस्तुत जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा इत्यादि में, चाहे वाक्य वक्रता के रूप में हो जैसे अप्रस्तुत प्रशंसा, चाहे वर्ण विन्यास के रूप में हो जैसे अनुप्रास अलंकार, ये लाए जाते हैं। वे प्रस्तुत भाव या भावना के उत्कर्ष साधन के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। जो हमारा भाव है उसको हम अपने भाव को दिखाने के लिए, अपने भाव को प्रस्तुत करने के लिए, थोड़ा सा उसको एंटरटेनिंग बनाने के लिए अलंकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग चमत्कार ही को काव्य का स्वरूप मानते हैं वे अलंकारों को काव्य का सर्वस्व का ही चाहे चंद्रालोकाकार को कहते ही है। मतलब जो लोग ये मानते हैं कि कविता चमत्कार के लिए है, तो उनके लिए तो अलंकार बहुत ज्यादा जरूरी है। वो तो बिना अलंकार की कविता कर ही नहीं सकते। अलंकार का प्रयोग काव्य में रस, रीति, गुण आदि के व्यापक अर्थ में होता है। भरत मुनि ने काव्य में रस की प्रधानता दी है। भरत मुनि जो बहुत पुराने कवि हैं, उन्होंने कहा है कि काव्य में रस की प्रधानता होनी चाहिए। पर भामा, उद्भट आदि प्राचीन आचार्यों ने वैचित्र्य का पल्ला पकड़कर अलंकार को प्रधानता दी है। ज्यों ज्यों शास्त्रीय विचार गंभीर और सूक्ष्म होता गया, वैसे वैसे साध्य और साधनों की विभक्ति करके काव्य के लिए नित्य स्वरूप या मर्म शरीर को अलग निकालने का प्रयास बढ़ता चला गया। तो मतलब जैसे जैसे हमारे शास्त्रीय विचार गंभीर और सूक्ष्म होता चला गया, वैसे ही साध्य और साधन। साध्य क्या मतलब, जो हमारा उद्देश्य है, कोई चीज लिख रहे हो उसका उद्देश्य वो साध्य है, और साधन क्या है, जिसके जरिए हम वो कर रहे हैं। तो जब साध्य और साधनों को अलग करके काव्य के नित्य स्वरूप और मर्म शरीर को निकालने का प्रयास किया, मतलब काव्य का जो स्वरूप है वो क्या है और उसका मर्म क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, ये सोचने का प्रयास बढ़ता चला गया, ठीक है। तो अलंकारों का प्रयोग भी बढ़ा। अलंकार प्रस्तुत या वर्ण्य वस्तु नहीं बल्कि वर्ण की भिन्न भिन्न प्रणालियां हैं। वर्णन की मतलब अलंकार कोई वर्ण्य वस्तु नहीं है, ये वर्णन करने के तरीके हैं, एक्सप्लेन करने के अलग अलग तरीके हैं, कहने के खास खास ढंग है। पर प्राचीन अव्यवस्था के स्मारक स्वरूप कुछ अलंकार ऐसे चले आ रहे हैं जो वर्ण्य वस्तु का निर्देश करते हैं और अलंकार नहीं कहे जा सकते। जैसे स्वभावोक्ति, उदात्त, अव्युक्ति, ये वर्ण्य वस्तु है, ना कि वर्णन करने के लिए यूज किए हैं। वस्तु निर्देश अलंकार का काम नहीं, रस व्यवस्था का विषय है। किसी वस्तु विशेष से किसी अलंकार प्रणाली का संबंध नहीं हो सकता। मतलब अलंकारों का किसी वस्तु से कोई संबंध है नहीं, सिर्फ उसको एक्सप्लेन करने के ढंग से है, ठीक है। एक ही चीज को कहने के 4-5 तरीके होते हैं, 10 तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके से कहने के तरीके होते हैं। वो एक ही बात कोई बोलता है तो अच्छी लगती है, यही बात अगर दूसरा व्यक्ति बोलता है तो बुरी लग सकती है, ठीक है। तो कहने का तरीका है। कुछ अलंकार प्रेमी कहते हैं कि प्रकृति का वर्णन भी स्वभावोक्ति अलंकार ही है। वह स्वभावोक्ति अलंकार कोटि में आ ही नहीं सकती। अलंकारों के भीतर स्वभावोक्ति का ठीक ठाक लक्षण निरूपण भी नहीं हो सका है। स्वभावोक्ति को कुंतक ने भी अलंकार नहीं माना है। स्वभावोक्ति होता क्या है? अभी स्वभावोक्ति होता है जैसी चीज है उसको वैसा वर्णन, तो प्रकृति तो जैसी है वैसी रहेगी, तो उसको अलंकार नहीं मान सकते, ठीक है। तो कुंतक ने उसको अलंकार ही नहीं माना। जिसमें बालकादिकों की निज की क्रिया या रूप का वर्णन हो वह स्वभावोक्ति होती है। मतलब खुद जो उसको नेचुरली ही प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो स्वभावोक्ति है। अतः कह सकते हैं सृष्टि की वस्तु के रूप और व्यवहार का वर्णन स्वभावोक्ति है। जिस प्रकार एक कुरूप स्त्री अलंकार लाद कर सुंदर नहीं हो सकती, उसी प्रकार प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की रमणीयता के अभाव में अलंकारों का ढेर काव्य का सजीव रूप नहीं खड़ा कर सकता। जैसे कोई कुरूप स्त्री मतलब सुंदर नहीं है तो जितना मर्जी वो अलंकार, जितना मर्जी आभूषण पहन ले तो सुंदर नहीं हो सकती। वैसे ही अगर कोई वाक्य नीरस है जिसमें रस ही नहीं है तो उसमें कितने मर्जी अलंकार डाल लो तुम तो वो
सजीव रूप नहीं खड़ा कर पाएगी। पहले से सुंदर अर्थ को ही अलंकार शोभित कर सकता है। सुंदर अर्थ की शोभा बढ़ाने में जो अलंकार प्रयुक्त नहीं, वे काव्य अलंकार नहीं। वे ऐसे ही हैं जैसे शरीर पर से उतार कर किसी अलग कोने में रखा हुआ गहनों का ढेर। मतलब जो सुंदर चीज को भी सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाता तो वो अलंकार नहीं है। ठीक है। किसी भाव या मार्मिक भावना से अस्पृंक्त अलंकार चमत्कार या तमाशे है। फिर आता कविता पर अत्याचार। कविता पर अत्याचार क्या है? कविता पर अत्याचार भी बहुत कुछ हुआ है। लोभियों, स्वार्थियों और खुशामदियों ने उसका गला दबाकर अपनी अपात्रों की आसमान पर चढ़ाने वाली स्तुति कराई है, जैसा कि हमारा रीति काल में होता था। वो राजा महाराजा शराब पीकर डांस देखते रहते थे, कविताएं सुनते रहते थे, कोई किसी काम के नहीं थे, लेकिन फिर भी जो कवि उनके बारे में बोला करते थे तो उन्होंने कविता पर अत्याचार किया है। ऐसे लोगों के लिए कविता करके उस पर अत्याचार किया है। ऐसी तुच्छ वृत्ति वालों का अपवित्र हृदय कविता के निवास के योग्य नहीं है। कविता देवी के मंदिर ऊंचे, खुले, विस्तृत और पुनीत हृदय हैं। सच्चे कवि राजाओं की सारी ऐश्वर्य की सामग्री में ही सौंदर्य नहीं ढूंढा करते। श्रीमानों के बागमन पर पद्य बनाना, बात बात में उनको बधाई देना कवि का काम नहीं है। जिनके रूपता, कर्म, कलाप, जगत और जीवन के बीच में उसे सुंदर लगते हैं, उन्हीं के वर्णन में वह स्वतः सुखाए प्रवृत्त होते हैं। मतलब वो राजाओं की प्रशंसा कर रहे हैं, उनको धन दे रहे हैं, वो खुद के स्वार्थ के लिए कविता कर रहे हैं, तो ये कविता पर अत्याचार है, वो कवि नहीं माने जा सकते। फिर है कविता की आवश्यकता। कविता की आवश्यकता है क्यों? मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की सभ्य असभ्य सभी जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। चाहे पढ़े लिखे हों, चाहे ना पढ़े लिखे हों, तो काव्य हर किसी में पाया जाता है। क्या होता था पहले? गाँव के अंदर गीत, सोरठा वगैरह गाया करते थे लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए। यूपी में चले जाओ, आला गाते हैं, ठीक है, सोरठा गाते हैं, वो सारी चीजें गाया करते थे, तो वो काव्य का ही एक रूप है। चाहे वो अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तो वही कह रहा है, सभ्य जाति हो या असभ्य जाति हो, वहां पर काव्य किसी न किसी रूप में पाया ही जाता है। चाहे इतिहास ना हो, विज्ञान ना हो, दर्शन ना हो, पर कविता का प्रचार अवश्य रहेगा। अंततः प्रकृति में मनुष्य को समय समय पर जगाते रहने के लिए कविता मनुष्य जाति के साथ चली आ रही है और चलती रहेगी। जानवरों को इसकी जरूरत नहीं है। इंसान है तो उसे काव्य की जरूरत है, उसे जगाने के लिए कविता हमेशा होती रहेगी। राइटर अपने करते रहेंगे। जानवरों के लिए कविता की आवश्यकता है नहीं। ठीक है।